हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है आज एनटीए ने जेईई मेन जनवरी सेशन की क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की रिलीज़ कर दी है। क्वेश्चन पेपर आप सभी ने देख लिया होगा, आंसर की भी देख ली होगी और जब आप कुछ सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जहां आपको लगे कि एनटीए ने तो आंसर की में कुछ गड़बड़ कर रखी है और यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना चाहिए। आज बेटा हम उसी बारे में बात करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जहां पे आप क्वेश्चन की आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले जब आप अपनी आंसर की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं चैलेंज आपको कैसे करना है, चैलेंज करने की प्रोसेस क्या रहने वाली है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे पास में एक इंटरफेस ओपन हो गया है। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्वेश्चन आईडी और उसका एनटीए ने क्या आंसर दिया हुआ है। सपोज मैंने 651 क्वेश्चन आईडी को चूज किया है। नाउ एनटीए ने जो आंसर दिया है दैट इज 611। अब अगर मुझे लगता है कि यही नहीं, एनटीए ने तो यहाँ पे आंसर की गलत दे दी है, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई और ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको बेटा सिंपली ये जो आंसर की है एनटीए ने दी है, अगर आपको लगता है कि आंसर की में से 613 वाला आंसर होना चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मूव करते हैं। लेट्स सी कि आपको कोई और क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लगता है, आपको लगता है कि 661 जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर की गलत आ गई है और आपने जो ऑप्शंस देखे चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो जब भी बेटा ऐसा लगता है कि चारों में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है तो आपको सीधा सा नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि आंसर की में जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है। इंटीजर वाले क्वेश्चन का भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही रहने वाला है। सपोज ये क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि 210 आंसर इज इनकरेक्ट, तो मुझे क्या करना है, जो भी करेक्ट आंसर यहाँ दिखता है कि लेट से इसका आंसर तो 310 होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 310 टाइप कर दिया। सो यहाँ पे आपने जो भी आपकी करेक्शन के लिए क्वेरी थी वह आपने ऑप्शन को पिक कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं मिला तो नन ऑफ दीज वाले पे लगा दिया। इंटीजर में कोई करेक्शन लगा तो जो भी करेक्ट आंसर लगता है उसे लिख दिया। इसके बाद क्या करना होता है बेटा, लास्ट में आपको यहाँ पे सेव योर क्लेम्स का ऑप्शन मिलेगा। सेव योर क्लेम्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सेव योर क्लेम्स पे क्लिक करेंगे यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अनदर पेज और वहां पे आपको इन क्लेम्स के लिए कुछ प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। प्रूफ सबमिट करना मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट अगर आपको जो भी सॉल्यूशन आपने लिखा है जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर में की को चैलेंज करना है वो सॉल्यूशन आप वहां पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ करने का सोर्स अवेलेबल है तो सोर्स की इमेज अवेलेबल अटैच कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आपने अपने इमेजेस अपलोड कर दी है नेक्स्ट ऑप्शन आपको पेमेंट वाला मिल जाएगा। आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एनटीए विल गोना चार्ज 200 रुपीज फॉर पर क्वेश्चन क्लेम, तो आपको 200 रुपीज पर क्वेश्चन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। यही प्रोसेस रहने वाला है टू क्लेम फॉर एनी ऑब्जेक्शन। अच्छा ये भी ध्यान रखना है बेटा, 200 रुपीज तो लग रहे हैं बट अगर आपको 200 रुपीज लगा के किसी क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल सकते हो तो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस को क्लेम करना चाहिए। अब बेटा बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पे ऐसे मिले जिनमें हमें लगता है कि बच्चे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की। ये क्वेश्चन है बेटा 24 जनवरी को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन CH2 डबल बॉन्ड CHCl देन CH3 CH2Cl। स्टेटमेंट को चेक करेंगे बेटा, बड़ा आसान सा मुझे यहां दिख रहा है। यहां पे बेटा क्लोरीन के पास में लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से ये क्लोरीन जो है एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। वाइल जो अदर कंपाउंड है वहां पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है दैट इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट सा लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दिया है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ सॉल्यूशन दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा,
SN1 रिएक्शन हो जाएगी जब मैं इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करूंगा। तो सबसे पहले तो वी विल गेट अ कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अब कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि अटैक दोनों डायरेक्शन से पॉसिबल होता है और इसी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे यहां मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में क्योंकि अदर डायरेक्शन से भी अटैक पॉसिबल था तो अनदर प्रोडक्ट आई विल बी गेटिंग दिस। दोनों प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पे तो यहां कहा जा सकता है कि रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा और रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे एनटीए ने क्या किया है, आंसर की में दिया है कि इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो फिर तो उन्होंने इसको इनकरेक्ट मान लिया और बोला है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होना चाहिए। एनटीए ने अपनी आंसर की में दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बट बेटा यहां पे थोड़ा सा केच है। केच क्या है, जब भी SN1 रिएक्शन होती है तो इन्वर्जन जो होता है वो स्लाइटली मोर देन रिटेंशन देखा जाता है। जब यहां से Cl माइनस रिमूव हो रहा होगा तो ये थोड़ा सा आयनिक पेयर यहां बन जाता है जिसकी वजह से सेम डायरेक्शन से अटैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा मिलते हैं कंपेरेटिव टू रिटेंशन प्रोडक्ट। चाहे ये 51-49 का ही रेशियो हो जाए बट एग्जैक्ट 50-50 प्रोडक्ट तो नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा देखने को मिलता है। यानी एनटीए के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बट ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। इसका बेटा एक हम लोग एग्जांपल यहां दे सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है AIPMT 2015 में भी पूछा गया है। यहां पे इन्होंने दिया था कि इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, और चार ऑप्शन दे दिए थे। पहला दिया था 100% डिटेंशन तो पॉसिबल नहीं है, 100% इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, 100% रेसेमाइजेशन वाज वन ऑप्शन, बट उसके बाद लास्ट ऑप्शन में दिया था इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसेमाइजेशन। और एआईपीएमटी ने उस साल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट माना था। यानी कि यहां से बेटा ये क्लियरली हमें इंडिकेट हो रहा है कि SN1 रिएक्शन के अंदर कंप्लीट 100% रेसिमाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी स्लाइटली मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट का जो परसेंटेज रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन विद परसेंटेज ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट। और इस वजह से अगर ये सिचुएशन बनी हुई है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होगा तो देन इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन होना चाहिए और ये इस ऑप्शन में दिया हुआ भी था कि इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो मेरे हिसाब से यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन 2 इज मोर सुटेबल आंसर। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन 2 लगा दिया है वैसे तो वही बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़े से अच्छे लेवल पे स्टडी किया हुआ है, चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, उन्हें ये आइडिया रहता है कि इन्वर्जन विल बी स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। जो बच्चे इसको सरफेस लेवल पे पढ़ लेते हैं उन्हें तो ये लगता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर 100% रेसेमाइजेशन हो जाएगा, तो उन बच्चों ने तो एनटीए वाला आंसर ही लगा दिया है। बट जो थोड़े से नॉलेजेबल रैंक वाले बच्चे हैं उन बच्चों ने यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने के बाद ऑप्शन 2 को आंसर लगा दिया है। ऐसे बच्चे बेटा इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन में क्लेम बनता है, इनको तुम चैलेंज कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपन के थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ 300 जूल ऑफ अ हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, ठीक है, और तुम्हें सीपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब टेम्परेचर में जो तुम्हारा चेंजेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, और वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है गैस का। अब तुम्हें बताना है कि गैस का मास कितना है अप्रोक्सीमेटली ग्राम में, ठीक है। अब तुम देखो, इसमें मतलब दिक्कत ये है कि इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। वो इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है ना, वो बेसिकली मोलर मास ऑफ अ गैस की मिसिंग है। मतलब तुम गैस का नेचर तो बता सकते हो सीपी की वैल्यू देख के कि गैस अपनी मोनो एटॉमिक है, डायटोमिक है, या फिर पॉली एटॉमिक है, लेकिन तुम ये नहीं बता सकते कि गैस कौन सी है, सही।
तो यहाँ पर तुम देखो, मुझे पता है कि जब अपन के गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जो अपन का हीट गिवन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के बराबर होता है, क्योंकि वर्क डन तो मेरा 0 होगा, जो कि क्या होगा अपन के पास? एन सीवी डेल्टा टी। तो मेरे को सीपी गिवन है, तो सीवी क्या हो जाएगा? सिंपली सीपी माइनस आर हो जाएगा, मेयर्स रिलेशन से। तो कितना हो गया बेसिकली ये? 5/2 आर। तो अब तुम देखो, तो डेल्टा क्यू अपने पास है 300 जूल, जो कि अपना डेल्टा यू भी हो जाएगा। तो 300 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इनटू सीवी, जो कि कितना अपने पास 5/2 आर है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा अपन के पास? 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से तुम नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अपन के नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर होंगे? मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। तो अपन को मास ऑफ द गैस निकालना है, तो उसके लिए अपन को ये मोलर मास तो गिवन होना चाहिए ना। अब मोलर मास गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बोनस की कैटेगरी में आएगा, मतलब ड्रॉप डाउन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये अपना ड्रॉप डाउन हो जाएगा। मतलब जो मार्क्स अब कैलकुलेट होंगे ना इस पेपर में, वो जैसे फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, 24 क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास है, वो एरर और मेजरमेंट का है, ठीक है, और स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। तो इसमें है ना आंसर बेसिकली चेंज है, मतलब एनटीए ने जो आंसर दिया है ना वो गलत दिया है। सही आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इन द स्क्रू गेज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन व्हेन द मेटेलिक स्टड्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। मतलब स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं है, उनको जब अपन कांटेक्ट में ला रहे हैं ना, तो देखा गया है कि जो सर्कुलर स्केल के 3 डिवीजन है ना वो हॉरिजॉन्टल पिच लाइन के ऊपर है। इसका मतलब जो एरर है ना अपन के पास, मतलब जीरो एरर की बात कर रहा हूं मैं, वो अपन के पास पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कितनी हो जाएगी अपने पास? तो पॉजिटिव जीरो एरर अपने पास हो जाएगी सिंपली, कितने डिवीजन ऊपर है? 3 डिवीजन ऊपर है। और तुम्हारे इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm। 0.01 mm से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया अपने पास? ये 0.03 mm। तो ये अपन के पास पॉजिटिव जीरो एरर है। अब क्या बोल रहा है ये? यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ अ शीट इज मेजर्ड इफ द पिच स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 51। तो अपन को बताना है कि शीट की करेक्ट थिकनेस क्या होगी मिलीमीटर में। तो अब तुम देखो, अगर मैं रीडिंग की बात करूं, मतलब जो रीडिंग अपन ऑब्जर्व करेंगे, तो वो क्या होगी? तो कैसे निकालता हूँ मैं स्क्रू गेज में? तो जो भी मेरी पिच स्केल की रीडिंग है कितनी है? 1 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था? 51 वाला कर रहा था। और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है। तो क्या लिखूंगा इधर मैं? 51 इंटू 0.01, और यूनिट तो अपनी mm है, तो कितना आ गया अपने पास? ये 1.51 mm। तो ये अपन की ऑब्जर्व रीडिंग है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी भाई? तो अपन के पास जो एक्चुअल रीडिंग है, तो वो तो अपन की सिंपली हो जाएगी, जो कि अपनी ऑब्जर्व रीडिंग है ना, कितनी है? 1.51 mm माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर कितनी अपने पास? 0.03 mm है। 0.03 mm। तो कितना आ गया अपने पास? ये अपने पास आ गया है 1.48 mm। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए अपन के पास ऑप्शन 2, ना कि ऑप्शन 3। तो एनटीए वालों ने ऑप्शन 3 दिया था, लेकिन आंसर अपने पास ऑप्शन 2 होना चाहिए। मेरे को लगता है कि उन्होंने ये नेगेटिव जीरो एरर कंसिडर कर लिया। नेगेटिव जीरो एरर कब होता? जब अपन का बेसिकली जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है ना, वो हॉरिजॉन्टल पिच लाइन के नीचे होता, मतलब बिलो लाई करता, जब अपन के पास नेगेटिव जीरो एरर आता है। यहाँ पर तो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो मेरे को लगता है वहां पर गलती कर दी इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन है, तो ये मिक्स चैप्टर का है, मतलब डायोड वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है। कैपेसिटर का मानना है कैपेसिटर का मान लो, सेमीकंडक्टर का मानना है सेमीकंडक्टर का मान लो। तो इसमें भी शायद आंसर गलत दिया है एनटी वालों ने। तो मुझे बताना है कि स्टडी स्टेट पर तुम्हारे इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। तो स्टडी स्टेट पर मुझे पता है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो जीरो होगी, ठीक है। डायोड मेरा आइडियल डायोड है, अगर कुछ भी गिवन नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैं आइडियल डायोड ही कंसीडर करूंगा।
तो फॉरवर्ड बायस के केस में जो मेरा डायोड है ना, वो किसकी तरह काम करेगा, मतलब आइडियल डायोड किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट वायर की तरह काम करेगा। और रिवर्स बायस के केस में मेरा आइडियल डायोड किसकी तरह काम करेगा, एक ओपन वायर की तरह काम करेगा। तो मेरे हिसाब से जो करंट का जो पाथ है वो कैसे रहेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा मेरा, सही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 बोलूँगा, तो यहाँ पर मैं 2.5 वोल्ट बोलूँगा, तो इस पर्टिकुलर लाइन पर जो पोटेंशियल है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सोर्स तो बस यही है ना। तो इसके हिसाब से जो करंट के जो पाथ होनी चाहिए ना, मतलब किसी ब्रांच में तो कुछ ऐसे होने चाहिए। मुझे पता है कि स्टडी स्टेट में इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला तुम देख सकते हो डायोड है ना, वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, सही है। और ये वाला जो डायोड है किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। तो मेरे हिसाब से जो करंट का जो अपना पाथ है वो कैसा रहेगा, तो करंट का पाथ अपना कुछ ऐसा रहेगा, देखो करंट का पाथ अपना ऐसे रहेगा, सही है। इस ब्रांच में नहीं जाएगी, इस ब्रांच में भी नहीं जाएगी स्टडी स्टेट में। तो अगर मैं करंट के पाथ के हिसाब से अगर सर्किट का डायग्राम बनाऊं, तो ये अपने पास बैटरी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 2.5 वोल्ट है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 4 ओम है। तो मेरे हिसाब से जो अपन की करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2.5 वोल्ट अपॉन, मतलब आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा अपने पास, 5 ओम हो जाएगा। तो ये अपन पास कितना आ गया, हाफ एम्पेयर आ गया। तो इतनी करंट अपनी फ्लो करेगी। अब तुम देखो इधर, अब ये तो मैं बोल सकता हूँ ना, जैसे सपोज यहाँ पर जो मैं पोटेंशियल कंसिडर कर रहा हूँ वो 0 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 2.5 वोल्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना लिखूंगा मैं, 2.5 वोल्ट लिखूंगा। यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, तो मुझे पता है कि करंट जो है वो मेरी कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। तो जब मैं रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा हूँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई इंटू आर। तो करंट कितनी थी अपने पास, करंट अपने पास आई थी 0.5 एम्पियर। तो अगर मैं इधर 0 बोल रहा हूँ तो इधर कितना बोलूंगा मैं, 0 प्लस आई इंटू आर, मतलब 0.5 इंटू 1, तो इधर हो जाएगा 0.5 वोल्ट। तो इधर अपने पास हो गया 0.5 वोल्ट, तो इधर भी 0.5 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इधर भी अपना 0.5 वोल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अपन के पास इस ब्रांच में तो कोई करंट थी नहीं। तो ब्रांच में कोई करंट थी नहीं, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। अब तुम देख सकते हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस स्टडी स्टेट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 माइनस 0.5, मतलब 2 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफेराडे है। तो बेसिकली चार्ज कितना स्टोर करेगा स्टडी स्टेट पर, ये जो भी इसका कैपेसिटेंस है इनटू इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है, कितना हो गया अपने पास, ये 10 माइक्रो कोलाम हो गया। तो करेक्ट आंसर अपने पास है 10 माइक्रो कोलाम। लेकिन एनटीओ वालों ने जो आंसर दिया ना वो 12.5 माइक्रो कोलाम का दिया है, जो कि गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो अपन के पास ऑप्शन 2 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिक्स से है। तो इसमें मतलब थोड़ी बहुत एम्बिगिटी है, मतलब हो सकता है कि जो एनटी है ना इस क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन कर दे, और हो सकता है कि वो ना करे। मतलब तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% P1, P2, P3, P4 एंड P5 recorded object distance and image distance using the same convex lens having the power 5 diopter, ठीक है। और ये तुम्हें रीडिंग्स गिवन है, ठीक है। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ना अपना, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है। दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो अपना इमेज डिस्टेंस का है, ठीक है भाई। अब देखो जेई मेन में ना बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में नहीं दे रखा है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज कंसिडर करेंगे अपन। मतलब ऐसा नहीं कि तुम बोलो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन जेई मेन वाले नहीं मानते। और वैसे तो ये भी देना चाहिए था कि ये जो रीडिंग्स है ना अपने वो सेंटीमीटर में है। इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन देना चाहिए था। तो अपन को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट अपना सही है। तो देखते हैं। तो मुझे पता है कि लेंस के केस में जो अपना लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपना लेंस फॉर्मूला है। अब तुम देखो इधर, अगर मैं पर्सन P1 की बात करूं, तो इसके लिए जो अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है,
25 है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना 25 है और मेरे को रियल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, तो बेसिकली जो मैं यू लूंगा ना वो क्या लूंगा, मैं माइनस का 25 सेंटीमीटर लूंगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बात कर लेता हूं, तो फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है अपने पास 1/p होता है, और पावर मेरे को गिवन है कितनी है 5 डायोप्टर गिवन है, ऐसा यूनिट में गिवन है। तो फोकल लेंथ कितनी है कि अपने पास 1/5 मीटर आ गई, जो कि कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर मैं P1 की बात करूं, तो P1 के केस में जो अपन के पास V का वैल्यू कितना आएगा, तो निकालते हैं। तो 1/V माइनस 1/U, U की वैल्यू माइनस का 25 इज इक्वल टू 1/F, F की वैल्यू कितनी है 20 है। तो कैलकुलेट करके देखना, अपना जो V आएगा वो कितना आएगा, अपना प्लस का 100 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पे दे कितना रखा है 96 सेंटीमीटर दे रखा है, सही है, तो गलत है। कितना रहा अपने पास 100 आ रहा है, तो P1 का अपना गलत है। अगर मैं P2 की बात करूं, मतलब पर्सन P2 की बात करूं, तो अब कौन सी बात है, यू कितना लूंगा मैं, यू लूंगा मैं माइनस का 30 सेंटीमीटर, सही है। तो वी कैलकुलेट करूंगा मैं, कर लेते हैं। तो 1/V माइनस 1/ माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/20। तो मेरे हिसाब से जो V अपने पास आएगा ना वो आएगा प्लस का 60 सेंटीमीटर। तो यार पर्सन P2 का भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ पर दे रखा है 62, लेकिन आ कितना रहा है प्लस का 60 सेंटीमीटर आ रहा है। 60 रहा है लेकिन दे कितना रखा है 62 दे रखा है, तो P2 का भी अपना गलत है। P3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर तुम देखो P3 के लिए जो अपन का U है वो तो हो जाएगा माइनस का 35 सेंटीमीटर, ठीक है। V कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा मैं 1/V माइनस 1/ माइनस 35 इज इक्वल टू 1/20। तो कैलकुलेट करके देखना V अपने पास आएगा 46.67 सेंटीमीटर, ये अपना P3 के लिए है। तो यार ये भी गलत है, दे अपन को क्या रहा है 37 दे रहा है, लेकिन आ कितना रहा है 46.67 आ रहा है, P3 का भी गलत है। अगर मैं P4 की बात करूं, तो U कितना होगा अपना माइनस का 45 सेंटीमीटर होगा, और V कितना आएगा 1/V माइनस 1/ माइनस का 45 इज इक्वल टू 1/20। तो 1/V इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/45। तो कैलकुलेट करके अगर अपन देखेंगे, तो अपन का जो V है ना वो बेसिकली आएगा प्लस का 36 सेंटीमीटर, और दे कितना रखा है 35 दे रखा है, और 36 रहा है, तो P4 का भी गलत है। अगर मैं P5 की बात करूं, तो यहाँ पर तुम देखो जो अपन का U है वो है बेसिकली माइनस का 50 सेंटीमीटर, सही है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1/V माइनस 1/ माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/F, F का वैल्यू कितना अपने पास, अच्छा 20 है ना। तो यहाँ से V अपने पास क्या आएगा, V अपन के पास आ जाएगा 1/20 माइनस 1/50, कितना आ जाएगा ये, तो 1/20 माइनस 1/50 कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट। तो एलसीएम अपना 100 आएगा, ये आ जाएगा 5 इधर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2। हाँ V अपने पास आ जाएगा बेसिकली 100/3 सेंटीमीटर, मतलब 33.33 सेंटीमीटर, ये अपना V आएगा। यार इसका भी गलत है, अपन को दे क्या रहा है 32 दे रखा है, लेकिन आ कितना रहा है 33.33 आ रहा है, सही है। तो पांचों का ही गलत है, मतलब पांचों पर्सनों की जो रीडिंग है ना पांचों की गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है फिर। तो ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, रीडिंग रिकॉर्डेड बाय ऑल पर्सन आर करेक्ट, तो गलत है यार। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन इज इनकरेक्ट, हाँ सही है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 एंड P2 पर्सन आर इनकरेक्ट, सही है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P4 एंड P5 पर्सन आर इनकरेक्ट, ये भी सही है। मल्टी करेक्ट तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा बोनस की कैटेगरी में होना चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर एनटीए वाले इस क्वेश्चन को मतलब बोनस की कैटेगरी में नहीं डालते, मतलब ड्रॉप डाउन नहीं करते, तो जो इन्होंने आंसर दिया है वो बेसिकली ऑप्शन 2 दिया है। अब ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से जो दिया होगा ना वो ऐसे दिया होगा, मतलब जो मैक्सिमम जो एरर आ रही है ना रीडिंग में,
वो P3 वाले पर्सन के लिए आ रही है, तो उसके हिसाब से जो मतलब बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 दिया है इन्होंने, लेकिन ये गलत है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। क्योंकि तुम देखो इधर, अगर मैं P1, P2, P3, P4 और P5 की बात करूं, तो P1 के केस में जो अपन की इमेज डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर आनी चाहिए, लेकिन दे कितना रखा है, 96 दे रखा है, ये बोल रहा हूं मैं। तो ऑब्जर्व और यहाँ पर एक्चुअल जो होना चाहिए वो, तो एक्चुअल तो 100 होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व कितना अपने पास 96 है। वहीं P2 के केस में क्या अपने पास है, तो P2 के केस में जो ऑब्जर्व है वो 62 है, लेकिन एक्चुअल कितना है, 60 है। तो एक्चुअल तो 60 है और ऑब्जर्व कितना है, 62 है। वहीं P3 के केस में तुम देखो इधर, जो अपन के पास एक्चुअल है वो 46.67 है और ऑब्जर्व कितना है, 37 है। तो यहाँ पर आएगा 46.67 और यहाँ पर क्या है, 37 है, हाँ 37। और P4 के केस में तुम्हारा जो एक्चुअल है वो 36 है, लेकिन ऑब्जर्व कितना है, 35 है। तो ये 36 है और ये 35 है। वहीं P5 के केस में जो अपन का बेसिकली एक्चुअल है वो 33.33 है, लेकिन ऑब्जर्व कितना है, 32 है। ये अपना 33.33 है, लेकिन ऑब्जर्व कितना है, 32 है। तो तुम देखो इधर, जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आ रहा है ना, तुम देख सकते हो जो मैक्सिमम जो डिविएशन है आंसर में वो P3 का ही है, तो इसलिए इन्होंने जो आंसर है वो P3 का दिया है। वैसे ये क्वेश्चन बोनस की कैटेगरी में जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो तो मतलब बेसिक काइनेमेटिक्स का ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब क्या बोल रही है कि ब्लॉक को अपन ऊपर फेंकते हैं इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम 0। हाँ, तो मतलब एक भी आंसर यहाँ पर मैचअप नहीं कर रहा। तुम देखो इधर, ये तो मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये अपने पास इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपने पास कितना है, थीटा है। अब एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसको मैं कुछ इनिशियल स्पीड दे देता हूँ u अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो अपन को बताना है कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है इस ब्लॉक की, तो मुझे बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मैं मान लेता हूँ कि s डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, तो s की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो तुम देखो इधर, ब्लॉक का जो एक्सक्लेरेशन होगा वो कितना होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ब्लॉक का जो एक्सक्लेरेशन होगा वो g sin थीटा होगा, जो कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। बाकी तुम्हारा ये mg cos थीटा को काउंटर बैलेंस कौन कर लेगा, वो नॉर्मल कर लेगा। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, तो मतलब ब्लॉक का कोई एक्सक्लेरेशन होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है एस, वो किसके बराबर होगा, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, मतलब यू का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो भी एस्केलेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, जो कि क्या है, जी साइन थीटा है। तो यू स्क्वायर अपॉन 2 जी साइन थीटा। तो यार एक भी ऑप्शन मैचअप नहीं कर रहा, इसलिए बोनस की कैटेगरी में आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को अपन को ड्रॉप डाउन में आएगा ये वाला, ठीक है। तो तुम इन क्वेश्चंस को बेसिकली क्लेम कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस मेरे को फिजिक्स में मिले थे, ठीक है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसको ही नंबर मिलेंगे, ठीक है, हर एक बच्चे को नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहना, बाकी तुम्हारी मर्जी हो तो क्लेम कर सकते हो। थैंक यू।